नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, जिसे कि हिंदी में कहा जाता है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊंगा कि कैग नाम की इस पोस्ट का हमारे संविधान में क्या महत्व है। उसके बाद इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं हमारे संविधान में, उनको मैं डिस्क्राइब करूंगा इस तरीके से कि आप उन्हें फिर कभी भूल ही नहीं पाएंगे। हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार हमारे संविधान का जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पद है वो है कैग का ही पद। सामान्य भाषा में कहूं तो कैग का काम होता है सरकार की आय और व्यय का पूरा लेखा जोखा रखना। और अगर मैं लॉ या कॉमर्स की भाषा का प्रयोग करूं तो फिर मैं यह कहूंगा कि कैग का काम है सरकारों के अकाउंट्स को ऑडिट करना। यहां मैंने सरकार की जगह यूज किया है सरकारों वर्ड। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे संविधान में केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग कैग की व्यवस्था नहीं की गई है, बल्कि जो एकमात्र कैग है हमारे देश का, वो न केवल केंद्र के सारे अकाउंट्स को ऑडिट करने का काम करता है, बल्कि राज्यों के अकाउंट्स की ऑडिटिंग भी वही कैग करता है। मतलब राज्यों के लिए कोई अलग से कैग की व्यवस्था नहीं की गई है हमारे संविधान में। तो इस तरह से आज के बाद अगर कोई भी आपसे पूछे कि कैग का क्या काम होता है, कैग की क्या ड्यूटी होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि कैग की ड्यूटी होती है गवर्नमेंट अकाउंट्स को ऑडिट करना। अब ये जो छोटा सा सेंटेंस है, कैग की ड्यूटी होती है गवर्नमेंट अकाउंट्स को ऑडिट करना, इस छोटे से सेंटेंस की मदद से ही हम कवर कर लेंगे कैग से रिलेटेड सारे के सारे आर्टिकल्स, यानी सारे के सारे अनुच्छेद। कैग से रिलेटेड जो पहला आर्टिकल है हमारे संविधान का, वो है आर्टिकल 148। इस आर्टिकल की हेडिंग हमें प्राप्त होगी, हमारा जो ट्रिकी सेंटेंस है कैग की ड्यूटी है गवर्नमेंट अकाउंट्स को ऑडिट करना, उसके पहले वर्ड कैग से ही। मतलब आर्टिकल 148 की हेडिंग है कैग यानी भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इस पहले आर्टिकल में डिस्क्राइब किए गए हैं कैग से रिलेटेड तमाम महत्वपूर्ण प्रोविजंस। इस आर्टिकल को स्टडी करते ही हमें यह बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी कि ऐसे बहुत से प्रोविजंस हैं हमारे संविधान में जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश और कैग दोनों पर ही लागू होते हैं समान रूप से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह ही कैग का अपॉइंटमेंट भी किया जाता है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा ही। इसके अलावा इन दोनों को ओथ यानी शपथ भी दिलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा ही। और इन दोनों को हटाने की जो प्रोसेस है वह भी है बिल्कुल एक ही, जिसे कि कहा जाता है इम्पीचमेंट यानी महाभियोग। महाभियोग की इस प्रोसेस का वर्णन हमें मिलता है आर्टिकल 124 के क्लोज 4 में, जो कि डिस्क्राइब किया गया है सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में ही। इसलिए मैंने डिटेल में इस प्रोसेस के बारे में बात की है सुप्रीम कोर्ट वाली वीडियो में ही। अब बात करें अगर टर्म यानी कैग के कार्यकाल की अवधि के बारे में, तो इस बारे में दो शर्तें हैं। पहली तो ये कि कोई व्यक्ति केवल 65 वर्ष की उम्र तक ही कैग के पद पर कार्य कर सकता है, और दूसरी शर्त ये कि वह 6 साल से ज्यादा इस पद पर कार्य नहीं कर सकता। कहने का मतलब कि 65 इयर्स की एज या फिर 6 साल तक पद पर कार्य करना, इन दोनों में से जो भी पहले पूरी हो जाए उसी समय तक कोई व्यक्ति कैग के पद पर काम कर सकता है, उसके बाद में नहीं। हमारा जो ट्रिकी सेंटेंस था कैग की ड्यूटी है गवर्नमेंट अकाउंट्स को ऑडिट करना, उसका जो अगला वर्ड है ड्यूटी, उससे हमें प्राप्ति होगी अगले आर्टिकल यानी आर्टिकल 149 की। तो इस तरह से इसकी हेडिंग होगी ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ कैग। कहने का मतलब कि कैग का जो काम है, जो ड्यूटी है, वो बहुत ही सीधी सी है कि जो केंद्र है और जो राज्य हैं
उनके अकाउंट्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का इंस्पेक्शन करना, यानी परीक्षण करना कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, मतलब सब कुछ नियम के मुताबिक किया गया है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यूपीए 2 की जो मनमोहन सरकार थी, उस समय जो कई बड़े बड़े घोटाले हुए थे, उनका खुलासा कैग की जो ऑडिट रिपोर्ट आई थी उसके बाद ही हो पाया था। तो इस तरह से केंद्र और राज्यों के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और अकाउंट्स की जांच करना ही कैग का सबसे बड़ा काम है। हमारा जो ट्रिकी सेंटेंस था, कैग की ड्यूटी है गवर्नमेंट अकाउंट्स को ऑडिट करना, इसका जो अगला वर्ड है गवर्नमेंट अकाउंट्स, उसी से हमें प्राप्ति होगी अगले आर्टिकल यानी आर्टिकल 150 की, जिसकी हेडिंग है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स यानी लेखाओं का प्रारूप। इस आर्टिकल के मुताबिक केंद्र और राज्यों के जो अकाउंट्स होते हैं उनका प्रारूप निर्धारित किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। किसकी सलाह पर? कैग की सलाह पर। हमारा जो ट्रिकी सेंटेंस था, कैग की ड्यूटी है गवर्नमेंट अकाउंट्स को ऑडिट करना, इसका जो लास्ट वर्ड है ऑडिट, उसी से हमें प्राप्ति होगी कैग से रिलेटेड अंतिम आर्टिकल की यानी आर्टिकल 151 की, जिसकी की हेडिंग है ऑडिट रिपोर्ट्स यानी संपरीक्षा प्रतिवेदन। इस आर्टिकल के मुताबिक कैग के द्वारा केंद्र या संघ के अकाउंट्स को ऑडिट करने के बाद में जो ऑडिट रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं वो दी जाएंगी राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उसे रखेंगे संसद के पटल पर यानी पार्लियामेंट के सामने। और जो राज्यों की ऑडिट रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं कैग के द्वारा, वो रिपोर्ट्स दी जाएंगी उस राज्य के राज्यपाल को, मतलब रिलेटेड राज्य के राज्यपाल को, जो कि उसको स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल के सामने रखेंगे। इसी के साथ कैग से रिलेटेड जो 4 आर्टिकल्स थे हमारे संविधान के, आर्टिकल 148 से लेकर के 151 तक, वह चारों ही आर्टिकल्स हमने कवर कर लिए हैं पूरी तरह से। मतलब कैग से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रोविजंस थे वो हमने स्टडी कर लिए हैं इस वीडियो में। जो एकमात्र इंपॉर्टेंट बात अब बाकी रह गई है वो ये है कि बहुत से लोगों को ये ध्यान में नहीं रहता कि कैग का जो फर्स्ट आर्टिकल है, जो स्टार्टिंग आर्टिकल है, वह कौन सा है। तो इसलिए अब मैं आपको एक बहुत ही आसान सी ट्रिक बताने जा रहा हूं, जिसकी मदद से आप बिना कोई रटाफिकेशन के सुप्रीम कोर्ट और कैग इन दोनों का जो स्टार्टिंग आर्टिकल है उसको ध्यान में रख पाएंगे बहुत ही आसानी से। आज के टॉपिक का पहला आर्टिकल अगर आपको ध्यान में रखना है बिना किसी रटाफिकेशन के, तो फिर आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको बस गिनती लिख देनी है 3 तक, 1 2 3। इसका मतलब हुआ आर्टिकल नंबर 123। अब आप पूछेंगे कि आर्टिकल 123 किसके बारे में बात करता है, तो इसका अंदाजा लगाना तो है बहुत ही ज्यादा आसान। इसे आप ऐसे ध्यान में रखेंगे कि पहले नहीं, दूसरे नहीं, बल्कि तीसरे को कानून बनाने का अधिकार है। मतलब लोकसभा को नहीं, राज्यसभा को नहीं, बल्कि राष्ट्रपति को कानून बनाने का अधिकार जो है वो ये आर्टिकल 123 देता है। तो इस तरीके से आर्टिकल 123 की हेडिंग हुई राष्ट्रपति की अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति। अब इस आर्टिकल 123 के बाद में सुप्रीम कोर्ट का पहला आर्टिकल पता लगाने के लिए आप यह दिमाग लगाइए कि राष्ट्रपति जो है वो है नेशनल लेवल की पोस्ट। इसलिए आर्टिकल 123 के ठीक बाद में स्टार्ट हो जाएंगे नेशनल लेवल की जुडिशियरी से रिलेटेड आर्टिकल्स, मतलब सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का पहला आर्टिकल होगा 123 का अगला आर्टिकल यानी आर्टिकल 124। अब ये जो 124 का नंबर है इसको आप ध्यान से देखिए, इसके एंड में यानी इसके अंत में आ रहा है 24। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के टॉपिक में टोटल आर्टिकल्स होंगे 24 ही।
मतलब सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक डिस्क्राइब किया गया है आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक। जब आपको यह पता लग चुका है कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो अंतिम आर्टिकल है वो है आर्टिकल 147, तो ऐसे में कैग यानी भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इससे रिलेटेड आर्टिकल्स पता लगाना हो जाएगा आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान। क्यों? क्योंकि कैग का जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर के जस्ट बाद में। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैग का चैप्टर स्टार्ट होगा आर्टिकल 147 के अगले आर्टिकल यानी आर्टिकल 148 से। आखिर कैग का चैप्टर सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर के जस्ट बाद में ही क्यों स्टार्ट हो रहा है? असल में इसमें छुपा हुआ है एक बहुत बड़ा लॉजिक। वो लॉजिक ये है कि जिस तरह से एक सुप्रीम कोर्ट के जज की इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे देश के लिए, बिल्कुल उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है एक कैग की इंडिपेंडेंस भी। इसीलिए ऐसे कई प्रोविजंस है हमारे संविधान में जो समान रूप से लागू होते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और कैग, इन दोनों पर ही। इसीलिए इन दोनों को लगभग समान ही स्टेटस दिया हुआ है, एक जैसा ही स्टेटस दिया हुआ है हमारे संविधान में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही उपयोगी और सार्थक लगा होगा। अगर आपको इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित किसी भी दिलचस्प टॉपिक से रिलेटेड कोई भी रोचक जानकारी चाहिए तो फिर आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको सीधे जाना होगा मेरे YouTube चैनल एडवोकेट विकास डाका पर और वहां जाते ही क्लिक करना होगा इस प्लेलिस्ट पर जो कि आप अभी देख रहे हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।